हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC3 कंटेम्प्ररी वर्ल्ड से एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक का नाम है डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन को हम लोग हिंदी में नी औपनिवेशीकरण या विऔपनिवेशीकरण भी कह सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम आपको इसके बारे में छोटा सा परिभाषा देना चाहेंगे। जिस प्रकार ब्रिटिशों ने भारत में आकर अपनी कॉलोनीज बसाई और यहां अपने उपनिवेश की स्थापना की, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कॉलोनाइजेशन या औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जस्ट इसके विपरीत अर्थात कि जब ब्रिटिश कॉलोनियां खाली करके वे वापस अपने देश को चले गए, तो इसे हम विऔपनिवेशीकरण या नी औपनिवेशीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग डीकॉलोनाइजेशन भी कहते हैं, कह सकते हैं। अब हमारे सामने यह प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि विऔपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके चरणों की व्याख्या करें या किन किन चरणों में होता है। तो इस तरह से आपको इस विषय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं कि विऔपनिवेशीकरण क्या है और इसके चरण क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत होना प्रारंभ हो गया। इस क्रम में एशिया तथा अफ्रीका के कई देशों में दास्ता समाप्त हुई तथा एक नए युग का आरंभ हुआ। इतिहास में परिवर्तन की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद उन्मूलन अथवा नी औपनिवेशीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में डीकॉलोनाइजेशन भी कहते हैं, कहलाई। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही उपनिवेशों के पराधीन लोगों ने स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू कर दी थी, जिससे स्वाधीनता आंदोलनों को बल मिला। साथ ही औपनिवेशिक शक्तियों की उपनिवेशों को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता का ह्रास हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में परिवर्तन आदि ने भी औपनिवेशिक शक्तियों को कमजोर करके औपनिवेशिक व्यवस्था के उन्मूलन की प्रक्रिया को गति प्रदान की। नी औपनिवेशीकरण को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांति की संज्ञा दी गई है। रोनाल्ड रॉबिन्सन तथा रोजर लुई ने प्रतिमान के आधार पर, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, तो रोनाल्ड रॉबिन्सन और रोजर लुई के मॉडल के आधार, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिमान भी कहते हैं, के आधार पर लुंदेस्ताद ने, ये एक विद्वान का नाम है, जिन्होंने नी औपनिवेशीकरण के 3 चरण बताए हैं जो निम्नलिखित हैं। इसके 3 चरण निम्नलिखित हैं। पहला है चेंज एट द इंटरनेशनल लेवल, कहने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन। इसका दूसरा चरण है चेंज विद इन कॉलोनियल पावर। इसका कहने का मतलब है औपनिवेशिक शक्तियों की शक्ति में परिवर्तन। और इसका तीसरा चरण जो है वो है चेंज एट द लोकल लेवल, कहने का मतलब है स्थानीय स्तर पर परिवर्तन। ये 3
प्रतिमान या मॉडल बताए गए हैं नियोपनिवेशीकरण के। हम इसको 3 चरण भी कह सकते हैं। तो चलिए पहले चरण की चर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन घटित हुए। नियोपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रहे परिवर्तन की व्याख्या की गई है। विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 2 महाशक्तियों, पहला है आपका अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ, इनका उदय हुआ। ये दोनों महाशक्तियां उपनिवेश विरोधी थी। इस दिशा में सबसे पहले पहल अमेरिका ने की। उसने फिलीपींस में स्थित अपने उपनिवेश को 1946 में स्वतंत्र कर दिया। इसके पश्चात अमेरिकी प्रशासन ने यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों पर उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया तेज करने के लिए दबाव डाला। सोवियत संघ ने भी उपनिवेशों का जबरदस्त विरोध किया। वे मार्क्सवादी सिद्धांतों पर विश्वास करते थे तथा इसके अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण था। इस कारण वैचारिक आधार पर भी वे उपनिवेश उन्मूलन के प्रति वचनबद्ध थे। सोवियत संघ ने उन उपनिवेशों को समर्थन किया जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व साम्यवादियों अथवा अन्य वामपंथियों के हाथों में था। सोवियत संघ ने उन देशों के राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष रुचि नहीं दिखाई जहां गैर साम्यवादी इन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। सोवियत संघ के उक्त दृष्टिकोण का औपनिवेशिक शक्तियों की नीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। कई औपनिवेशिक देशों ने अपने उपनिवेशों में ऐसे सुधार लागू किए जिससे उनके स्वतंत्रता आंदोलन साम्यवादियों के प्रभाव में ना आ जाए। यदि किसी उपनिवेश में स्वतंत्रता आंदोलन साम्यवादियों के नियंत्रण में आ गया तो औपनिवेशिक देशों ने वहां उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया की गति को धीमा कर दिया। यही हिंद चीन में फ्रांस के दृष्टिकोण के विषय में भी हुआ, क्योंकि हिंद चीन साम्यवादियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। इस तरह प्रथम चरण में हम पाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उपनिवेश विरोधी माहौल तैयार हो चुका था, परंतु दोनों शक्तियों की विचारधारा में अंतर होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक जटिलताएं भी पैदा होने लगी। ठीक है,
ये हमारा पहला चरण था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन। अब हमारा दूसरा जो चरण है, दूसरा पॉइंट भी होगा हमारा, चेंज विद इन द कॉलोनियल पावर, जिसे हम कहेंगे कि औपनिवेशिक शक्तियों की अवस्था में परिवर्तन या उनकी शक्तियों में परिवर्तन। ठीक है। इस प्रक्रिया में, इसके दूसरे चरण में औपनिवेशिक शक्तियों की स्थिति में कई आंतरिक परिवर्तन घटित हुए। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल तथा हॉलैंड आदि यूरोप के प्रमुख औपनिवेशिक देश थे। 1945 के पश्चात उन देशों की क्षमता एवं इच्छा का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में विजयी रहे थे, फिर भी उपनिवेशों पर शासन करते रहने की क्षमता में निश्चित तौर पर कमी आई थी। साथ ही इन देशों पर कमजोर हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ा। उनकी आर्थिक समस्याएं गंभीर हो गई तथा उनको शक्तिहीन बनाने में अनेक कारकों ने योगदान दिया। इन औपनिवेशिक शक्तियों के संसाधनों में तो कोई विशेष कमी नहीं हुई, फिर भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध शक्तिशाली जनमत ने उनकी इच्छा शक्ति को अवश्य निर्बल बना दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात मानववादी जीवन दर्शन पर बल दिया गया, जिसमें कहा गया कि मनुष्य को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के लिए उसे समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। इस कारण उपनिवेशों को अपने अधीन रखने के लिए बल प्रयोग को उचित नहीं माना जाने लगा, परंतु बल प्रयोग के बिना उपनिवेशों को अधिक समय तक दास्तां में नहीं रखा जा सकता था, चाहे कुछ उपनिवेश की जनता का एक भाग शासकों का समर्थन ही क्यों ना करता हो। इस तरह हम इसके द्वितीय चरण में पाते हैं कि औपनिवेशिक शक्तियों की आंतरिक स्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए। उनकी क्षमता व इच्छा में भी कमी तो आई ही, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव भी इनकी आंतरिक क्षमता को पस्त कर रहा था। इसकी तीसरी जो अवस्था है, जो इसका तीसरा चरण है, वो इसका है चेंज एट लोकल लेवल। कहने का तात्पर्य है स्थानीय स्तर पर परिवर्तन। नियापनिवेशीकरण के तीसरे चरण में स्थानीय स्तर पर भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए। स्थानीय स्तर पर कई नेता उभर रहे थे जो जनसाधारण से समर्थन प्राप्त कर काफी शक्तिशाली हो गए थे। कई ऐसे उपनिवेश थे जिनमें औपनिवेशिक शासन का विरोध वहां की स्थानीय नेता एवं जनसाधारण द्वारा
उसी समय प्रारंभ हो गया जब शासकों ने संबद्ध उपनिवेशों पर कब्जा किया था। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन प्रायः दो प्रकार के थे। पहली श्रेणी को राष्ट्रीय आंदोलन तथा दूसरी श्रेणी को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। इन दोनों आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था, परंतु दोनों आंदोलनों की प्रकृति में पर्याप्त भिन्नताएं थीं। प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य विदेशी सत्ता के स्थान पर स्वदेशी सरकार की स्थापना करना एवं एक सशक्त राज्य की स्थापना भी करना था, परंतु ये औपनिवेशिक समाज की संरचना में तुरंत ही कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं चाहते थे। दूसरी श्रेणी में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन आते थे। ये आंदोलन अपेक्षाकृत देरी से प्रारंभ हुए तथा इनका संचालन वामपंथियों द्वारा किया गया। इनका उद्देश्य विदेशी शासन समाप्त करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संरचना में भी मूलभूत परिवर्तन करना था। इस प्रकार भारत में चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन का ध्येय राजनीतिक स्वतंत्रता थी। दूसरी ओर हिंद, चीन, अंगोला आदि में मुक्ति आंदोलन चलाए गए। संक्षेप में, जिन देशों ने राष्ट्रीय आंदोलनों द्वारा स्वाधीनता प्राप्त की, उनमें प्रायः उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई, परंतु मुक्ति आंदोलन ने समाजवादी राज्यों की स्थापना में आगे मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार तीसरे चरण में हम पाते हैं कि दो विभिन्न विचारधारा वाले स्वतंत्रता संग्रामों ने नियापनिवेशीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम नियापनिवेशीकरण के विभिन्न चरणों को देखने के बाद जब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे तो हम देखते हैं कि इन तीनों चरणों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशों का अंत आरंभ हुआ, जो इस शताब्दी के अंत तक पूर्ण हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड को अपने अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। यद्यपि इन औपनिवेशिक शक्तियों ने विभिन्न तरीकों से उपनिवेशों को अपने अधीन बनाए रखने का प्रयत्न किया था, किंतु इतिहास में एक बार आरंभ हुई स्वतंत्रता की धारा को रोकना असंभव था।
अतः 20वीं शताब्दी के अंत तक उपनिवेशों का अंत हो गया और सभी स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तत्कालीन परिस्थितियों की उपज थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही आरंभ हो गई थी तथा इसे पूरा होने में 3 चरण लगे और इन 3 चरणों से मिलकर नियोपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो इस प्रकार हम अपने विषय को यहीं पे विराम देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे विषय को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा या इस विषय से कोई भी सवाल, तो आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो मैं इस विषय को यहां समाप्त करते हुए आपसे अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद।